दिल्ली के एम्स से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। 31 साल के हरीश राणा, जो पिछले 13 सालों से कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, आज उन्होंने आखिरकार अंतिम सांस ले ली है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी थी, जिसके बाद ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। हरीश राणा की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दर्द और संघर्ष की है जिसे उनका परिवार वर्षों से झेल रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल ये फैसला SC/ST एक्ट के तहत सुनाया गया है और इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी अनुसूचित जाति के अंदर उसको नहीं गिना जाएगा, उसकी मान्यता पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया ने ये साफ फैसला लिया है कि कोई भी अपना धर्म बदलकर धर्मांतरण करता है तो उसके जो राइट्स पहले हुआ करते थे अनुसूचित जाति के, वो पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर की वजह से भारत की चिंताएं इन दिनों बढ़ गई हैं। हालांकि इस चिंता को देखते हुए आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की है। बैठक में राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और साथ ही साथ CDS जो है वो मौजूद रहे। इस बैठक में सीधे तौर पर उन तमाम चीज़ों पर चिंता और तमाम चीज़ों को देखा गया है जो भारत के पहलू से जुड़े काफ़ी अहम है। साथ ही साथ किस तरीके की तैयारी भारत की है, अगर ये वॉर ज़्यादा दिन तक चलता है तो किस तरीके की तैयारी भारत की रहेगी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत किस तरीके की तैयारी इन दिनों कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर खुद रक्षा मंत्री ने आज बैठक की है। बैठक के दौरान तमाम सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहे और साथ ही साथ CDS भी इस बैठक में खुद पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, UP UK। अब ऑनलाइन खाना मंगवाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। जोमेटो के बाद अब स्विगी ने भी अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है, जिससे हर ऑर्डर पर ग्राहकों को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। स्विगी ने भी अपनी 14.99 रुपये से बढ़कर 17.58 रुपये GST सहित कर दिए हैं, यानी करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। इस खबर के बाद स्विगी के शेयर में तेज़ी से बढ़ावत होती हुई नजर आ रही है, जिससे 2.90 से बढ़कर 280.40 तक स्विगी की शेयर मार्केट पहुँच गई है। इससे बढ़त से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ स्विगी को नज़र आ रहा है। स्विगी का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में ये मेंटेनेंस और अन्य स्विगी के कार्यों में जो बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी, उसमें ये साफ तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि स्विगी की तरफ से बढ़ती हुई ग्राहकों के लिए खाने की मंगवाने जाने वाली घरों पर डिलीवरी कहीं ना कहीं महंगी तो हुई है, जिसका खासा असर भी ग्राहकों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ग्राहक बाद में चेकआउट कर रहे हैं तब उसके बाद ये पूरा नोटिफिकेशन उस ऐप पर नजर आता है। वीडियो सुधीर के साथ सैयद उवैस अली, दिल्ली। 24 दिनों से चल रहे मिडल ईस्ट वॉर के बाद 23 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया भर के बाजारों में तेजी दिखाई दे रही है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। मंगलवार को सेंसेक्स बड़े उछाल के साथ खुला। निफ्टी से मिले अच्छे संकेतों को बाद भारतीय बाजार में बड़ी तेजी लौटी है। अमेरिका और ईरान के बीच
की जंग में नरमी मिलने के संकेत निवेशकों को भरोसा बढ़ा रहे हैं। बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बने हुए हैं। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 1800 अंकों से उछल गया था। बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स 1157 अंकों की तेजी के साथ खुला। शाम तक सेंसेक्स 1607 तक बरकरार रहा और 17,303 तक बढ़ गया। वहीं निफ्टी 494 तक बढ़कर 23,007 तक काम कर रहा है। शेयर मार्केट में उछाल आने से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स में उत्साह का वातावरण है। कुछ दिन तक वार बंद होने से फिलहाल शेयर मार्केट के हालात अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटवाली, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 31 जिलों और गांवों में अलग अलग जगहों पर महिलाएं जो थी समूह के तौर पर काम कर रही थीं और उनके द्वारा करीब 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन और उसका संग्रह किया गया। इसके साथ ही साथ अब तक करीब कई हजार करोड़ रुपए का योगदान भी इनकी तरफ से अर्थव्यवस्था में किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और परिणाम आने के बाद उत्साह बढ़ाने वाले परिणाम हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश की तरफ से और भी ज़्यादा महिलाओं को इस पूरे योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और इस पूरे जो परिणाम सामने आए हैं इसके बाद जल्द ही कुछ बड़े फैसले भी आने वाले दिनों में इससे संबंधित लिए जा सकते हैं जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुर हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। प्रयागराज के फफमो इलाके के चंदापुर गांव में कोल्ड स्टोरेज के गिरने के बाद आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस बीच शासन ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस जो कोल्ड स्टोरेज है उसके मालिक अंसार अहमद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अंसार अहमद से पूछताछ जारी है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उसके स्तर से एडीएम फाइनेंस के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। ये जांच कमेटी 48 घंटों के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी और उसके आधार पर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जहां तक मृतकों और घायलों के आंकड़े का सवाल है तो जिस तरह से कल का जो आंकड़ा था 4 लोगों की मौत हुई थी और करीब 1.5 दर्जन यानी 18 लोग घायल हुए थे, वही आंकड़ा आज भी बना हुआ है। आज पूरे दिन ऑपरेशन के दौरान मलबे से ना कोई शव बरामद हुआ और ना कोई घायल अंदर से निकाला गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो ऑपरेशन है जिस तरह से चल रहा है आने वाले एक और दिन तक चल सकता है और इस दौरान अगर कोई मलबे से निकलता है तो ये माना जा सकता है कि वो मलबे के अंदर दबा हुआ था और कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है ये माना जा सकता है कि युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बहुत जल्द ही वहाँ पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में आई है और ज़्यादातर मलबा वहाँ से हटाया जा सका है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना पुलिस ने 3 और पाकिस्तानी स्पाई को गिरफ्तार किया है। कौशाम्बी थाना पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती 14 मार्च को गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना पुलिस ने सबसे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनके तार देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उनको लगातार टास्क दे रहे थे और इस पूरे मामले में जब उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया तो तमाम बड़े खुलासे हुए। इसके बाद 9 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 3 और आज फिर एक बार 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें शमीर उर्फ शूटर, एक समीर और एक शिवराज, ये तीनों शख्स हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनको भी टास्क दिया जाता था वीडियो फोटो बनाकर ग्रुप में शेयर करने का या पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को वो भेजने का। तो इस तरह का जो नेक्सस का काम है लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिल रहा है और गिरफ्तारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 तारीख से
अब तक इस पूरे मामले में 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एडिशनल सीपी राजकरण नैयर का साफ तौर पर कहना है जो अन्य लोग सामने आएंगे जिनके तार इस पूरे नेक्सस से कनेक्ट हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 3 अन्य अभियुक्तों को इसी केस में गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम समीर उर्फ शूटर, समीर जो कि शामली का रहने वाला है, और तीसरा शिवराज। इन 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभी के द्वारा भारत में कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस जैसे कि रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने इत्यादि की फ़ोटोज़ और वीडियोस बना करके अन्यत्र शेयर की जा रही थी। इनके मोबाइल से हमको विभिन्न विदेशी नंबरों से चैट व उनसे संपर्क होने की बात सामने आई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, इन सब की मंशा कुछ बड़ा प्लान करने की थी, जो कि पाकिस्तान में बैठे आका लगातार इनको डायरेक्शन दे रहे थे, टास्क दे रहे थे और उसके एवज में इनको पैसा भी लगातार भेजा जा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर मेरठ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शौकत अली ने मेरठ में ईद मिलन समारोह के दौरान एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर किया जाएगा। इतना ही नहीं, शौकत अली ने कहा कि वह उनको सिर्फ 11 विधायक दिला दें, उसके बाद अपनी ताकत दिखा देंगे। शौकत अली के इस बयान की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसके बाद मेरठ पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में शौकत अली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। आपको बता दूं कि इस बयान के बाद सियासी बयान लगातार बढ़ रहे हैं। संगीत सोम ने कहा है कि 2% के लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं। संगीत सोम ने यह भी कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि अब वो जल्द से जल्द भाजपा ज्वाइन कर लें, वरना इस तरह के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वह भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। आपको बता दूं कि शौकत अली सोमवार को मेरठ के हापुड़ रोड स्थित लब्बैक शादी मंडप में पहुंचे थे। यहां पर ईद मिलन का समारोह था। इस समारोह के दौरान मंच से उन्होंने ये बयान दिया है। शौकत अली ने यहां तक कहा है कि एक झंडा, एक नेता और एक डंडा लेकर ही अब मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। बहरहाल उनके इस बयान से सियासी भूचाल आया हुआ है और लगातार इस पर सत्तारूढ़ पार्टी उनको घेर रही है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। LPG गैस के किल्लत के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर का अन्न क्षेत्र तेजी से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहा है और अन्न क्षेत्र में कोई बाधा ना पहुंचे, इसका खास ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में हम काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्न क्षेत्र के रसोई में हैं। किस तरीके से साफ सफाई के साथ लगभग 4000 लोगों के लिए यहाँ पर खाना तैयार होता है। न सिर्फ यहाँ पर लोग खाना खाते हैं, बल्कि ये जो खाना पैक होकर के काशी के विभिन्न संस्कृत विद्यालय तक पहुँचता है, जहाँ पर कि बटुक भी इस प्रसाद रूपी भोजन को ग्रहण करते हैं। साथ ही कैंसर अस्पताल जाता है, जहाँ पर मरीज के तीमारदारों को मुफ्त में भगवान विश्वनाथ के भोजन के स्वरूप में ये अन्न उन्हें मिलता है और हर एक व्यक्ति तक अन्न पहुँचे, काशी में कोई भूखा ना रहे, इसकी कोशिश काशी विश्वनाथ मंदिर का ये अन्न क्षेत्र कर रहा है। एक तरफ जहाँ गैस की किल्लत से रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर का अन्न क्षेत्र पूरी कोशिश कर रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक भी भोजन पहुँचे, कोई भी काशी में भूखा न सोए। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। किस तरीके से आप लोग भोजन बनाते हैं, क्या क्या खास ध्यान रखा जाता है? हम लोग सात्विक भोजन बनाते हैं, बिना प्याज लहसुन का भोजन बनता है हमारे यहाँ। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ का अन्न क्षेत्र गली गली घर घर तक खाना पहुँचा रहा है उन जगहों पर जहाँ पर कि ज़रूरतमंदों को खाना नहीं मिल पाता। ये सब महादेव काशी विश्वनाथ की उनकी कृपा से सब चीज़ें हो रहा है। लगातार हर वो कोशिश की जा रही है जो कि संभव है और काशी विश्वनाथ धाम का साफ कहना है कि हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। कुछ भी किल्लत हो, गैस की हो या बाकी किल्लत हो, पर ये अन्न क्षेत्र कभी रुकेगा नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान जनपद में लगातार गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है। गैस वितरण के दौरान एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे आप भी देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। एक बीमार बुजुर्ग
पेशाब नली डाले हुए एक ई रिक्शा में बैठा गैस मिलने का इंतजार कर रहा था, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बुजुर्ग का कहना है कि वो 3 दिन से लौट रहा है और उसको अभी तक गैस नहीं मिली है, बल्कि अब उम्मीद है कि थोड़ी देर में गैस आने वाली है और मुझे मिल जाएगी। 2-3 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। लेकिन आज हम आए, दूसरा कोई आता था। गैस अभी तक नहीं मिल पा रही। क्या नाम है आपका? मय्यदी। ऐसे कई प्रकार के वीडियो सामने आए हैं जहां पर व्रत के चलते छोटी छोटी बच्चियां बिना चप्पल के लाइन पर लगी हुई हैं। वितरण के दौरान दरोगा जी स्वयं हाथ जोड़कर लोगों से विनती करते नजर आ रहे हैं कि धैर्य रखें, आपको गैस मिलेगी। जिला प्रशासन की माने तो एसडीएम नमन मेहता का कहना है कि हमारे पास स्टॉक की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखिए, इसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके अंतर्गत जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड कैटेगरी के हों या कमर्शियल कैटेगरी के हों, दोनों का जो वितरण है उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करने की मुहिम जारी है। प्रशासन के द्वारा जो सदर तहसील के अंतर्गत बड़ी एजेंसियां हैं उनमें हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस बल दोनों की ड्यूटियां लगा दी हैं, ताकि जो वितरण प्रणाली है वो निरंतर शुचितापूर्ण तरीके से चलती रहे। अखिलेश त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, बांदा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सुरक्षा के तमाम मानकों पर काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट और उसके आसपास तकरीबन 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जो एआई के जरिए मॉनिटर किए जाएंगे, यानी सुरक्षा में किसी तरीके की भी सेंध जो है वो ना लगा पाएँ। इसको लेकर सुरक्षा का हर लेवल पर पुख्ता इंतजाम किए गए। 5 अस्थायी चौकी बनाने के साथ साथ कुछ पीवीआर गाड़ियाँ लगाई गई हैं सुरक्षा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में 200 से ज़्यादा बसें आने का अनुमान है। उन बसों को किस रूट से एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा उसको लेकर भी तमाम जो प्लान हैं वो तैयार कर लिए गए। एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सुरक्षा मानकों को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। एयरपोर्ट में जहां सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, वहीं नोएडा पुलिस की डीसीपी लेवल के अधिकारियों की पोस्टिंग करने के साथ साथ तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है। और पूरे रूट पर जो यमुना एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक जाएगा वहां पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी दिशा निर्देश नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए, ताकि सुरक्षा को लेकर किसी तरीके की भी जो खामी है वो सामने ना आ पाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के तमाम विभाग अभी जुटे हुए हैं। 1 महीने से भी कम समय रह गया है, चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके लिए एक तो आयुष विभाग ने अपने पूरी तैयारी कर ली है। अपनी कितनी डिस्पेंसरी होगी, कितने आयुष के आयुर्वेद के डॉक्टर वहाँ पर तैनात किए जाएंगे और कहाँ पिछली बार क्या क्या ज़रूरतें थी, और इसके अलावा वेलनेस सेंटर कहाँ कहाँ हैं, कहाँ इस्टेब्लिश किए जाने हैं, योग के केंद्र खोले जाने, ताकि जब यात्री थक जाए, अगर कोई योग करना चाहता है तो वहाँ एक ट्रेनर हो और योग का केंद्र हो। इसी के साथ साथ ही अपर खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने भी सैंपलिंग के लिए एक अभियान चलाने के लिए कहा है, और ये कहा है कि चाहे मेडिकल स्टोर हो, वहाँ की दवाइयाँ चेक की जानी चाहिए। चूँकि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो बाद में चल के असुविधा पैदा करे उसको अभी रोक लेना ठीक रहेगा। इसके अलावा फूड्स के सैंपल, दुकानों के सैंपल, दुकानों पर जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके सैंपल, वो तमाम सैंपल लेकर के लैब भेजे जाएं, और अगर किसी का सैंपल फेल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जो भी यात्रा रूट पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं या जहाँ से शुरू होती है यात्रा, उन सभी जगह अपनी टीमें सक्रिय करें, और उनमें जहाँ जहाँ भी जो भोजन से संबंधित या दवाओं से संबंधित है, एक तो दवाओं की कमियाँ न किसी प्रकार से हों, और जो भी भोजन है वो भी स्वस्थ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी खिलवाड़ ना हो। इसके लिए हमने टीमें अपने अलग अलग जोन बना करके बांटी हुई हैं, और इसमें अपने जितने भी डीसी हैं उनको आदेशित किया हुआ कि अपने एरिया में जहाँ जहाँ उनको जोन बांटे गए हैं उनमें सख्त कार्रवाई करें। किसी भी ऐसे जो लोग इनमें मिलावट करते हैं या जो भी गंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के जो भी इस तरह का कोई भी वेंडर्स उनको मिलता है उसके ऊपर विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए तुरंत इनको आदेशित किया गया है। तो चारधाम यात्रा के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और आयुष विभाग ने संयुक्त रूप से एक अभियान शुरू कर दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हरिद्वार महाकुंभ से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर संतों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने जहां उज्जैन में 8 अखाड़ों का अपने साथ समर्थन होने का दावा करते हुए खुद को
अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित कर दिया है, तो वहीं उनकी इस घोषणा पर निरंजनी अखाड़े के सचिव और मौजूदा अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी ने उनके इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आपने देखा होगा, ये हमारी जो वाद विवाद है आज का नहीं है, कई सालों से चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि परिषद का अध्यक्ष कौन है। आपने देखा होगा प्रयागराज का कुंभ कौन किया, हमने ही किया है। आज हमने जुनून ने उनका नाम लिया था, हमने उनको फोन किया, भाई क्या बात है महाराज, आप कहाँ है? गुरु जी क्या करे, उन्होंने हमारा नाम लिया, लेने दोनों आप क्यों परेशान है। कहने का तात्पर्य देखिए, सबकी इच्छा होती है और वो भी हमारे भाई, उनकी भी इच्छा हम भी अध्यक्ष बने। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये तय हो चुका है कि जितने भी हमारे उदासी निर्मल अखाड़ा है, उनके अपने अध्यक्ष है, उनके महामंत्री है। और हमारा वैष्णव संप्रदाय के अपने अध्यक्ष, अपने महामंत्री है। भाई जब उनके अध्यक्ष है, महामंत्री है, मैं उनका कुंभ क्यों करूँ? मैं कौन होता हूँ? मेरे से ज्यादा विद्वान वो लोग हैं, मेरे से ज्यादा मेरा एक्सपर्ट वो लोग हैं। तो महाराज श्री से जो है, मैं समझता हूँ उनसे भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। इस समय पूरा हिंदुस्तान जानता है अध्यक्ष कौन है और मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखने वाली बात यह होगी, क्या हरिद्वार कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुई ये खींचतान खत्म हो पाती है या नहीं। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। इंजीनियर युवराज मेहता की सेक्टर 150 में बिल्डर के द्वारा खोदे गए गड्ढे के बेसमेंट में डूबने से मौत हुई थी। उस मौत का मामला काफ़ी तूल पकड़ा और तमाम तरीके के सवाल नोएडा प्राधिकरण के अफसरों पर उठे थे। उसके बाद नोएडा प्राधिकरण के द्वारा उस जगह पर हम मौजूद हैं जहाँ ये हादसा हुआ, किस तरीके के बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ। बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाए गए हैं और ये बैरिकेटिंग इसलिए लगाए गए ताकि आगे कोई हादसा ना हो। इसके बाद पानी भरी हुई जो जगहें हैं नोएडा में, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रखे हैं, नाले टूटे हुए हैं। उस तरीके के सवाल खड़े होने के बाद नोएडा प्राधिकरण द्वारा IIT द्वारा एक सर्वे कराया गया ताकि इस तरीके के जो पानी भरे हुए स्थान हैं उन जगहों से पानी की निकासी की जा सके। सर्वे में ये बात सामने आई कि इन तकरीबन 13 ऐसे सेक्टर हैं, सेक्टर 150 से सेक्टर 162 तक, जहाँ पर जल भराव की स्थिति लगी रहती है। और जो नाले यहाँ पर बनाए गए हैं वो नाले नॉर्मल दिनों का पानी तो निकाल सकते हैं, लेकिन बरसात के दौरान का जो पानी है वो नहीं निकल पाता है। नाले ओवरफ्लो होकर इस तरीके के गड्ढों में पानी भर जाता है। तो अब IIT के सर्वे के बाद नोएडा प्राधिकरण 31 करोड़ रुपए खर्च करेगा इस तरीके के पानी की निकासी को लेकर, और सिंचाई विभाग इस पानी को निकालने का काम करेगा। जो टेंडर दिया गया उसमें 31 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा होगा। तकरीबन 800 मीटर का एक नाला भी बनाया जाएगा जो सीधे बारिश के पानी को यमुना तक ले जाए। इस इलाके के एक तरफ हिंडन है और दूसरी तरफ यमुना है, तो दोनों जगह बरसात के पानी को ले जाने की जो कवायद है वो फिलहाल शुरू की गई है। और अब 31 करोड़ रुपया नोएडा प्राधिकरण खर्च करने जा रहा है। यानी बिल्डर का प्लॉट है, इस बिल्डर के प्लॉट के अंदर जो जिम्मेदारी है बिल्डर की होनी चाहिए थी पानी निकालने को लेकर। और जो ऐसी जगह है जहां प्राधिकरण की सरकारी ज़मीन है वहां से पानी निकालने के लिए सरकारी पैसे का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अब बिल्डर के प्लॉट से भी पानी निकालने का जो काम है वो नोएडा प्राधिकरण करेगा, सिंचाई विभाग करेगा। लिहाजा इस पूरे काम को लेकर 31 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो खर्च होने का अनुमान है। नोएडा प्राधिकरण सिंचाई विभाग को जल्द ही फंड देगा, जिसके बाद इस तरीके का पानी जो है वो निकालने की कवायद शुरू की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने कल एक बड़ी बैठक करी। इस बैठक में कोडीन सिरप को लेकर के कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप से जुड़े हुए तमाम लोगों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई थी, जिससे कि इससे होने वाली तमाम तरह के नुकसान से बचा जा सके। इसमें संलिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई की गई। ऐसे में अब ऑनलाइन बिक्री को लेकर के सरकार निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसे लेकर के साफ तौर पर मुख्य सचिव SP गोयल की तरफ से दिशा निर्देश बैठक में दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से इसकी होने वाली बिक्री पर नज़र बनाई जा सके। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेज के पास भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।